हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोर सिटी क्लासेस। आज हम कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर है आपका बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो इसका ऑप्शन है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो इसका ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर है आपका सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका सही आंसर है आपका गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियां सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो इसका ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। देखिए इसमें क्या हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका संविधान सभा द्वारा।
भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इसका ऑप्शन है वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में। तो इसका सही आंसर है आपका वर्ष 1950 में। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए, जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। ये तो हम सभी जानते हैं, जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जन गण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका सही आंसर है आपका सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्णा अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो इसका ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। तो इसका ऑप्शन है मूल अधिकारों संबंधित अध्याय में, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका सी, मूल अधिकारों राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधित अध्याय में की गई है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? तो इसका ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका सही आंसर है आपका ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नाम भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन है जी ऑस्टिन, केसी हियर, सर आइवर जेनिंग्स, डी बासु।
तो इसका सही आंसर है आपका ए, जी आइंस्टीन। जी आइंस्टीन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। कैसी हियट के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका ऑप्शन है बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। तो इसका सही आंसर है आपका डी, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया है। इस संशोधन में 2 नए अध्याय, 4, 14 और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है सार्वभौमिकता, समाजवाद, समिष्टवाद, अंतःक्रियावाद। तो इसका सही आंसर है आपका ए, सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है आपका बी, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? तो इसका ऑप्शन है बेरूबारी विवाद, ए गोपालन विवाद, पीवी पर्स विवाद, केशवानंद भारतीय विवाद। तो इसका सही आंसर है आपका डी, केशवानंद भारतीय विवाद। वर्ष 1961 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका ऑप्शन है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ। तो इसका सही आंसर है आपका डी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए सम्मिलित होंगे। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका ऑप्शन है सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा वीपी मेमन, सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर है आपका बी, सरदार पटेल तथा वीपी मेमन। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया और अन्य 3 रियासतों हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर है कि कई उसमें पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, तो इसमें यह आंसर दिया गया है। ठीक है, तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये भी है कि इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को वीपी मेमन का सहयोग प्राप्त हुआ। नए राज्यों के संगठन की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका ऑप्शन है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्री परिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका सही आंसर है आपका ए, संसद में। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।